Hello friends, in this particular video I am going to discuss about surface tension. अभी ये जो टॉपिक है surface tension, इसका दूसरा नाम है mechanical properties of fluids. Mechanical property of fluids. This is generally there in 11th और 12th standard science. जिन लोगों ने साइंस लिया है, फिज़िक्स लिया है, उनको 11th या 12th स्टैंडर्ड साइंस में ये चैप्टर मिलता है. नाउ ये जो चैप्टर है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से प्रिंटेड है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बट मेजॉरिटी वाइज उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी लेंदी चैप्टर एंड ऑफलाइन क्लास जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, वहाँ पे ये चैप्टर मेरा अभी फिनिश हो गया है. बट सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव मिस्ड आउट, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस आउट हो गया है उनका फाइनल लेक्चर में, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, सो दैट दो स्टूडेंट्स कैन गेन थ्रू इट. सिमिलरली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है या कभी ना कभी ये चैप्टर उनको फेस करना है, मैं फिर से बता दूं, इस चैप्टर का नाम है सरफेस टेंशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स. जब भी ये चैप्टर आप पढ़ोगे फिज़िक्स में, तो इस चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिलेगा. ये टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ. इस टॉपिक का नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. आपको ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मिलेगा या ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मिलेगा, और उस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है ना. जब भी ये जो बुक मैंने रेफ़र किया है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की बुक है, बट अगर कोई स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है या कोई आईसीएसई से स्टूडेंट है, उसके जो चैप्टर प्रिंटेड होंगे वो शायद इससे थोड़े अलग होंगे. नाम अलग हो सकता है, टॉपिक थोड़े अलग हो सकते हैं, बट बेसिक मीनिंग सेम ही होता है जो सिलेबस में है. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करते हैं पहले. प्रेशर एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, वेयर प्रेशर इज कॉल्ड एज फोर्स अपॉन एरिया. कभी भी आप प्रेशर के बारे में पढ़ते हो तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप लिख सकते हो. सपोज मैंने एक एग्जांपल अगर लिया, 20 डिवाइड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर 5 आता है. तो इसको मैं दूसरे तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4. अगर ये एरिया जो यहाँ डिवाइड कर रहा है यहाँ पे शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई करता है, मतलब प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया इक्वल टू फोर्स, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, मैंने बस इसको एडजस्ट किया है. नेक्स्ट एक और फार्मूला जो मैं जानता हूँ वो होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब आप यूज़ करते हो तो फोर्स की जगह पे क्या मैं ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ. अगर फोर्स प्रेशर इंटू एरिया है तो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को हटा के इसकी जगह पे मैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ. आप देख सकते हो मैंने वर्क और प्रेशर को आपस में कनेक्ट कर दिया. इस फार्मूला से ये फार्मूला एडजस्ट किया है, ठीक है, इस फार्मूला से ये फार्मूला एडजस्ट किया है. नेक्स्ट, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है. डेंसिटी का जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल डेंसिटी का हम ऐसा यूज़ करते हैं. ये जो 9 जैसा दिखता है इसे हम बोलते हैं रो, RHO, रो पढ़ते हैं, और ये डेंसिटी का सिंबल है. डेंसिटी इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो जैसे प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया था, फोर्स क्या हो गया? प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया. ये यहाँ से यहाँ आकर मल्टीप्लाई करता है. डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास क्या होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा है. एक और बात, जब भी ये चैप्टर सरफेस टेंशन आप पढ़ते हो, इस चैप्टर में मास की जगह पे बार बार डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये कॉन्सेप्ट आएगा. एक तरह से आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि मास इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम. मतलब कहीं पे अगर मास लिखना है, जैसे सपोज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². ये बर्नौलिस इक्वेशन में आता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv². तो m की जगह पे आप लिखोगे हाफ रो इंटू v इंटू v². मतलब ये जो वॉल्यूम वाला v है, सिंबल अलग यूज़ करेंगे हम इसके लिए, और वेलोसिटी का v अलग आएगा. तो वहाँ कहने का मतलब ये है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जहाँ भी मास होगा उसकी जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपको लिखना है. स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है. इसी पैटर्न पे अगर हम आगे चलते हैं तो डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. जब आप इतना कुछ लिख सकते हो, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. ना यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं. जैसे कि सपोज अगर ये मेरे हाथ में जो पेन है, आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि अगर पानी का पाइप है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये जो पोर्शन है, पीछे का जो पोर्शन है, ये वाइड पोर्शन है,
और ये जो आगे का फ्रंट पोर्शन ही है बहुत ही नैरो है। पानी का पाइप अगर हमने रखा है, जैसे अगर हम कभी प्लांटेशन कर रहे हैं, हम पानी डाल रहे हैं प्लांट्स को, तो पानी का पाइप अगर रखा है, पाइप से पानी जो फ्लो करता है वो नॉर्मल फ्लो कर रहा है। लेकिन हम सब ने कभी ना कभी ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, पानी के इस पाइप को अगर यहाँ पे मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, जैसे आप प्रेस करोगे आप नोटिस करोगे कि अंदर जो लिक्विड ट्रैवल कर रहा है, पानी ट्रैवल कर रहा है, वो प्रेस करने के पहले शायद पानी यहाँ गिर रहा हो, जैसे आप इसको प्रेस करते हो पानी का फ्लो और दूर जाता है। दूर क्यों जाता है? बिकॉज उसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। वो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो दूर चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज़ होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे अगर एक सिलेंडर में लेता हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्टिल इतना है कि एटलीस्ट मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इसको। अगर एक सिलेंडर शेप आप लेते हो, सिलेंडर शेप में ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे का एरिया है, आपने आपके लोअर क्लासेस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पढ़ा होगा। जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप पढ़ते हो उसमें जो फार्मूलाज आप यूज़ करते हो, वो फार्मूला में आप क्या देखते हो, आप बेसिकली इस हाइट को, ये जो हाइट है, इस हाइट को मल्टीप्लाई करते हो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। मान लो ये पानी का ड्रम है, इसको अगर आप फिलअप करते हो, नीचे से ऊपर तक भरते हो, पहले पानी गिरेगा यहाँ पे, ये पोर्शन भरेगा नीचे का, ये पूरा एरिया फिलअप होगा, ये एक सर्कुलर एरिया है। इसके बाद इसके ऊपर का लेवल, इसके ऊपर का लेवल, इसके ऊपर का लेवल, और ऐसे ये पूरा फिलअप होता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वॉल्यूम निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप एरिया इनटू हाइट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस करोगे, लिख के टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, तभी आपको अच्छे से समझेगा। नीचे का जो एरिया है, इस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट कई बार यूज़ होता है। वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू हाइट करते हैं और मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं। तो मास का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह हम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। तो मास का नया फॉर्मूला होगा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं m1 इक्वल टू m2, मतलब मास 1 जो पहले था वही बाद में मास आ रहा है, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो मास की जगह हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में वॉल्यूम ना लिख के मैंने लिखा एरिया इंटू हाइट। अब आप ये देख के बोलोगे कि ये एरिया तो है लेकिन ये हाइट कैसे हुआ, v1 डेल्टा टी। ये समझने के लिए, ये v1 डेल्टा टी हाइट कैसे है ये समझने के लिए आप कोई भी एग्जांपल जब इसका लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखते हो, आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी के बुक में ये आपको दिख रहा है बर्नौलीज इक्वेशन में, डायग्राम में ये पोर्शन। अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाने के लिए ये जो हाइट जा रहा है इसके लिए आप v1 इंटू डेल्टा टी कर रहे हो, ये भी v1 इंटू डेल्टा टी है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर जो मेरी हाइट है वो डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किया। स्पीड के लिए मैंने रखा है v और टाइम के लिए रखा है t, मतलब टाइम में जो चेंजेस आ रहा है उसको मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा है v डेल्टा t। यही कॉन्सेप्ट m1 के लिए, यही कॉन्सेप्ट m2 के लिए। लास्ट में जब आप कैंसिलेशन करोगे, कॉमन टर्म्स को हटाओगे, इसमें लास्ट में आपके पास ये आएगा कि कोई भी दो पॉइंट्स पे a1 v1 a2 v2 इक्वल है। अगर कोई तीसरा पॉइंट लोगे, वहाँ का जो एरिया और वहाँ का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है जिससे वो चल रहा है, वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है, ध्यान देना, एरिया अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसको समझने का एक और तरीका है, 2 10 20 होता है, 5 4 20 होता है। अगर ये 2 है तो ये 10 है, ये ज़्यादा है। लेकिन आगे चल के अगर इस 2 को आप 4 बनाते हो तो ये 10 का 5 हो गया। 2 10 20 होता है, 4 5 20 होता है। ये बढ़ेगा, अगर a1 से a2 बढ़ गया तो v1 से v2 कम होता है। इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं ट्राई करूंगा कि बर्नौलीज इक्वेशन पे भी मैं एक वीडियो बना सकूं और पोस्ट कर सकूं बैक टू बैक, अभी तुरंत बना सकूं। हालांकि बर्नौलीज इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कई सारे टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी होता है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियो देखें, अगर आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। दूसरी बात, ये वीडियो
रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने अपने एंड से अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी नॉलेज है, यूज़ किया है कि सिंपल टू सिंपल टर्म्स में बना सकूं। बट बेस्ट सोल्यूशन के लिए आपको कभी भी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, बिकॉज टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसके पहले आते हैं। वो सब आप पढ़ के जब इसको पढ़ोगे तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। जैसे आप देख सकते हो ये NCERT के बुक में बर्नौलिस प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर आएगा। एक बात और, आप कहीं से भी बर्नौलिस इक्वेशन पढ़ो, वेदर आप NCERT से पढ़ो या स्टेट बोर्ड से पढ़ो, हमेशा याद रखना बर्नौलिस इक्वेशन जब भी आप पढ़ोगे उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस के बारे में दिया है। बाकी डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखना। हैव अ नाइस डे।